नमस्कार बच्चों। उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस का ये दूसरा लेक्चर है। इस दूसरे लेक्चर में हम लोग इकाई एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का परिचय, इसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लक्षण, आवश्यकताएं व तत्व। इस लेक्चर में जो टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाएगा उन टॉपिक्स को समझने के लिए आप लोग लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखिए। लेक्चर नंबर 1 को समझने के बाद ही आपको जो है ये लेक्चर नंबर 2 आसानी से समझ में आएगा। नहीं तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपको इस लेक्चर में समझ में ना आए, क्योंकि इस लेक्चर से संबंधित बेसिक जानकारियां हमने लेक्चर 1 में कवर किया हुआ था। हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लक्षण, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहला पॉइंट, प्रोग्राम को फंक्शन के बजाय ऑब्जेक्ट के द्वारा विभाजित किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को फंक्शन के बजाय ऑब्जेक्ट के द्वारा विभाजित किया जाता है, जबकि जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता था वहां पर हम लोग एक बड़े प्रोग्राम को फंक्शन में डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट के द्वारा या ऑब्जेक्ट में आपको विभाजित किया जाता है। दूसरा है, प्रोग्राम में बॉटम अप अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बॉटम अप अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। बॉटम अप अप्रोच क्या होता था, ये हमने काफी कुछ डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, तो जो लोग नहीं जानते हैं बॉटम अप अप्रोच के बारे में वो पिछले लेक्चर को जरूर देखें। तीसरा पॉइंट है, प्रोग्राम में डेटा छिपा हुआ होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट से बाहर कोई भी फंक्शन डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि आप जैसा जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, है ना, हम लोग क्लास का थोड़ा सा कंसेप्ट सीखे थे पिछले लेक्चर में, जहां पर आपको बताया गया था कि हमारा कोई क्लास होता है। ठीक है, हमारा कोई क्लास होता है, जैसे हमने एक क्लास बनाया ह्यूमन। ठीक, अब क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका डेटा और दूसरा होता है आपका फंक्शन। ठीक है, डेटा को हम लोग एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज कहते थे और फंक्शन को हम लोग मेथड कहते थे या बिहेवियर कहते थे। ठीक है, तो ह्यूमन क्लास के लिए आपका डेटा क्या क्या हो सकता है, जैसे हम लोग बोले कि आई, ईयर, नोज, आंख, कान, नाक, ये डेटा हो सकता है। एज, ये क्या हो सकता है, ये डेटा हो सकता है। फंक्शन क्या हो सकता है, फंक्शन ये हो सकता है कि हम लोग जो है सी, देखने का काम है ना, लिशन, सुनने का काम। ठीक है, और ब्रेथ यानी सांस लेने का काम। ठीक है, इसके अलावा चेंज एज, चेंज एज, उम्र का बदलना। ठीक है, तो यहां पर डेटा हमने देखा, यहां पर हमने फंक्शन देखा। ठीक है, तो ह्यूमन एक क्लास है जिसमें डेटा और फंक्शंस है। यहां पर कहा जा रहा है कि डेटा छुपा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन तो हमारा क्लास हो गया, ह्यूमन तो हमारा क्लास हो गया, लेकिन बोल दिए कि राहुल, राहुल या मोहन ये क्या है, तो इसका उत्तर होगा कि राहुल और मोहन जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन क्लास है। अगर ह्यूमन क्लास के बारे में बताया गया है कि आई, ईयर, नोज और एज, और वो फंक्शन करता है देखना सुनना, है ना, तो ये सभी चीजें तो राहुल में भी पाई जाती हैं और मोहन में भी पाई जाती हैं। क्योंकि राहुल और मोहन में वही गुण और व्यवहार पाया जाता है जो आपके ह्यूमन क्लास में है, इसलिए राहुल और मोहन को हम ह्यूमन कहेंगे। यहाँ तक तो समझ में आया। लेकिन यहाँ ये जो बात हो रहा ना, डेटा छुपा हुआ होना, जैसे राहुल का उम्र क्या है, राहुल का उम्र क्या है ये तो उसके माइंड में स्टोर है ना, वो तो राहुल ही जानता है कि उसका उम्र क्या है। अगर आप किसी राहुल नाम के कोई भी अनजान लड़के के सामने खड़े हो जाएं और खड़े होकर के उसका उम्र जानने की कोशिश करें, क्या आप उसका उम्र जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो डेटा उस ऑब्जेक्ट में छुपा हुआ है। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का जो डेटा है जैसे कि उम्र, उस उम्र को अगर आपको जानना है तो आपको कोई फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या फंक्शन हो सकता है, जैसे ये हो सकता है कि हमने एक फंक्शन इस्तेमाल किया कि आप अपना उम्र बताइए। ठीक है, टेल योर एज,
ये हमने एक फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन जब हम अप्लाई करते हैं तो राहुल जो है मुझे अपना एज बताएगा। ठीक है, राहुल क्या बताएगा? अपना एज बताएगा। तो जो फंक्शन हमने यहाँ रेडी करा है ना, उसी फंक्शन से वो डेटा एक्सेस होगा। कोई अन्य फंक्शन से वो डेटा एक्सेस नहीं होगा। जैसे मैंने कहा एक फंक्शन कि मुझे जो है एक गिलास पानी दो, ये भी एक फंक्शन है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि राहुल के सामने खड़े होकर मैं कहूं कि एक गिलास पानी लाओ? ठीक है, तो क्या राहुल अपना उम्र बताएगा? बिल्कुल नहीं। तो एक गिलास पानी लाओ ये एक अलग फंक्शन है, ये कोई बाहरी फंक्शन है ना। उम्र को जानने के लिए जो फंक्शन बनाया गया था वो था टेल योर एज। अगर हम ये बोले राहुल को कि अपना उम्र बताओ, तो वो अपना उम्र बताएगा। तो उम्र बताने के लिए हमने फंक्शन डिक्लेयर करके रखा, हमने फंक्शन बना करके रखा है। तो जो फंक्शन जिस डेटा के लिए बना करके रखा गया होता है, वो फंक्शन से ही आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। कोई अन्य फंक्शन के द्वारा उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो मैंने यहाँ पर बताया वही बात यहाँ कहा गया है कि प्रोग्राम में डेटा छुपा हुआ होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट से बाहर का कोई भी फंक्शन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट है, इसमें प्रोसीजर की अपेक्षा डेटा का महत्व अधिक होता है। प्रोसीजर मतलब होता है कार्य। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग प्रोसीजर से ज्यादा हम लोग डेटा को महत्व देते हैं। हमारे लिए डेटा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसमें? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। वही जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, वहां पर बताया गया था कि वहां हम लोग प्रोसीजर को महत्व देते हैं। ठीक है, प्रोसीजर को। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग डेटा को महत्व देते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आवश्यकता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आवश्यकता क्यों हुई? सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला कारण है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो अवगुण थे उसे दूर करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आवश्यकता हुई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब नहीं आया था तो उससे पहले कौन सा प्रोग्रामिंग हुआ करता था? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हुआ करता था। और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ अवगुण थे, तो उन्हीं अवगुणों को दूर करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आवश्यकता हुई या इसका फिर खोज हुआ। दूसरा जो है आपका जो बिंदु है, पॉइंट है, वो ये है, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का आकार बड़ा होता गया और उनके कोड जटिल होते गए। ठीक है, पहले छोटा सॉफ्टवेयर बनता था, जैसे जैसे समय हमारा गुजरता चला गया हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने लगे। अब बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनने लगा तो उसका कोड भी जटिल होने लगा, है ना। जो प्रोग्राम कोड थे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगे, जटिल होने लगे। बड़े कोड में डेटा और फंक्शन की अधिकता होने से उसे अलग करना कठिन था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। यानी पहले जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हुए कोई बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार करते थे तो बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो कोड होते थे वो बड़े होते थे, उसमें डेटा भी बहुत सारा होता था, उसमें फंक्शंस भी बहुत ज्यादा होता था। तो डेटा और फंक्शन को अलग करना प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कठिन था, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग डेटा और फंक्शन को जो है आसानी से अलग कर सकते थे। डेटा के व्यर्थ यानी लॉस, डेटा के लॉस होने की संभावना बढ़ने लगी। ये जो कुछ होने लगा कि आपका डेटा और फंक्शन बहुत ज्यादा हो गया, उसको अलग करना मुश्किल हो गया, इसके चलते डेटा का जो है लॉस होने का संभावना बढ़ने लगा। तब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने इन समस्या का हल किया। अब कैसे किया, ये तो जो है काफी जो है डिस्कशन वाली चीजें, हम लोग वहां नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपली ये कहा जा रहा है कि डेटा का जो है लॉस होने लगा बड़े प्रोग्राम्स में, बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में। तब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने इस समस्या को आसानी से हल किया। तीसरा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसे मेंटेन करना और उसका विस्तार करना आसान है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे उसे मेंटेन करना और उसको एक्सटेंड करना, अगर हम चाहते हैं कि उस प्रोग्राम को हम और भी विस्तार दें, उसको उसका फैलाव दें, उसको एक्सटेंड करें, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये काम आसानी से हो जाता है, जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काफी दिक्कत के साथ होता है।
अगला जो आपका पॉइंट है वो ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिखे गए प्रोग्राम कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। रीयूज कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग को इनहेरिटेंस नाम का एक कंसेप्ट आगे चल करके पढ़ना पड़ेगा। जब आप इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम कोड को हम रीयूज कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम कोड को हम रीयूज कर सकते हैं, ये जो है एक एडवांटेज है। अगला पॉइंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर ज्यादा सुरक्षित यानी सिक्योर होता है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मुख्य तत्व, की एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट, क्लास, डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा हेडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्युलरिटी एंड इनहेरिटेंस। ये सारे पॉइंट्स को हम लोग जो है एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए हो सकता है, जहां पर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मुख्य तत्वों को लिखे। तो ये जो 7 जो तत्व हैं, ये जो 7 एलिमेंट है, इन्हें आपको लिखना होगा। आइए हम लोग सबसे पहले जो पहला तत्व है, पहला जो एलिमेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट, इसको समझते हैं। हालांकि आपने लेक्चर नंबर 1 में भी ऑब्जेक्ट को समझा था, तो वहां हम लोगों का ज्यादा कोशिश था कि सामान्य जीवन के उदाहरण से उस ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को समझना। और अभी हम लोग यहाँ पर जो देखने जा रहे हैं, ये हो सकता है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में लिखिए, तो आंसर क्या लिखना होगा वो आपको यहाँ पर साथ साथ बताया जाएगा। तो कहा जा रहा है आपसे कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो आइए जानते हैं। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक इकाई होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो बेसिक यूनिट होता है, जो मुख्य हिस्सा होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट में भी लगभग वही बात लगभग लगभग कहा गया है कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का महत्वपूर्ण भाग या हिस्सा होता है, जो जानता है कि उसे क्या एक्शन करना है और प्रोग्राम के अन्य भागों से कैसे जुड़ना है। तो ऑब्जेक्ट एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ऑब्जेक्ट को पता होता है उसे क्या काम करना है और प्रोग्राम के अन्य भागों से कैसे जुड़ना है। इसको आप कैसे समझेंगे? अगर आपको पहला लेक्चर याद होगा, तो पहले लेक्चर में हमने जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स डिस्कस किया था। वहां पर हमने कहा था कि अभिनव, ठीक है, अभिनव एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हाउस एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, वहां पर हम लोग कह रहे थे कि अभिनव को मालूम है कि उसे क्या करना है। तो अभिनव और हाउस, इन दो ऑब्जेक्ट में रिलेशनशिप ये था कि अभिनव लिव्स इन हाउस, कि अभिनव घर पे रहता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अभिनव को पता है कि हाउस के साथ उसे क्या करना है। उसी प्रकार से अभिनव और कार के संबंध में था कि अभिनव को क्या करना है। तो अभिनव जो है वो कार को क्या करेगा, कार को ड्राइव करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को पता होता है कि उन्हें क्या एक्शन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एक्शन था लिव्स इन, है ना, हाउस, और दूसरा एक्शन था ड्राइव कार। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के पास 3 निम्न विशेषताएं होती हैं। अगर आपने पहला लेक्चर पढ़ा होगा, वहां पर मैंने 2 चीजें बताई थी, और मैंने कहा भी था कि अभी चूंकि वो पहला क्लास था, वो परिचय वाला क्लास था, इसमें इसलिए हम लोगों ने वहां पर कुछ चीजों को बताया था। लेकिन अब हम लोग सही मायने में ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि ऑब्जेक्ट के पास 3 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सा? पहला है उसका स्टेट या एट्रीब्यूट, ये हमने पढ़ा था। ठीक, दूसरा होता है व्यवहार या ऑपरेशन, ये भी हमने पढ़ा था। उस वक्त हम लोग व्यवहार वर्ड को इस्तेमाल किए थे, शब्द को इस्तेमाल किए थे, और स्टेट की बजाय हमने एट्रीब्यूट शब्द का इस्तेमाल किया था। आज हम लोग यही कर रहे हैं कि एट्रीब्यूट के साथ साथ इसे हम लोग स्टेट भी कहते हैं, और व्यवहार के साथ साथ इसे हम लोग ऑपरेशन भी कहते हैं। तो ये 2 विशेषता हो गया। तीसरा विशेषता क्या होता है? तीसरा विशेषता होता है आइडेंटिटी। ठीक है, तो अभी हम लोग तीनों को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहला है स्टेट या एट्रीब्यूट। इसके बारे में कहा जाता है कि स्टेट या एट्रीब्यूट किसी ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को बतलाता है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को बतलाता है। जैसे व्यक्ति को ऑब्जेक्ट माने तो उसका नाम, उम्र, रंग, ऊंचाई, भार इत्यादि उसके स्टेट या एट्रीब्यूट कहलाएंगे। समझ में आ गया? अगर मानो को व्यक्ति को, है ना, व्यक्ति को एक ऑब्जेक्ट माने तो नाम, उम्र, रंग, ये सब क्या कहलाएंगे? उसके स्टेट या एट्रीब्यूट कहलाएंगे।
अब बात करते हैं व्यवहार या ऑपरेशन की। एक ऑब्जेक्ट का ऑपरेशन या उसके द्वारा किया गया कार्य उसके एक्शन को बतलाता है। ऑब्जेक्ट का ऑपरेशन का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन, ठीक है, कार्य। जैसे व्यक्ति को ऑब्जेक्ट माने तो उसका बोलना, दौड़ना, काम करना इत्यादि उसके व्यवहार या ऑपरेशन कहलाएंगे। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा है आइडेंटिटी। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी वो गुण होता है जो एक ऑब्जेक्ट को, है ना, ये गलती से यहां पर ऐसा हो गया, जो एक ऑब्जेक्ट को सभी ऑब्जेक्ट से अलग करती है। जैसे अगर हम लोग यहां पर बोले कि एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, और ये किस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं? ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। ह्यूमन क्लास में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि ह्यूमन का जो है वो ईयर होता है ना, आई होता है, ईयर होता है, नोज होता है, ठीक है, उसका एक नाम होता है। तो यहाँ पर जो है ये आई, ईयर, नोज, नेम, ये ए ऑब्जेक्ट के लिए भी लागू होगा और बी ऑब्जेक्ट के लिए भी लागू होगा। ए अगर एक ह्यूमन है तो ए का आई, ईयर, नोज, नेम होगा। बी अगर ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इसका भी आई, ईयर, नोज और नेम होगा। लेकिन इन दो ऑब्जेक्ट का या इन दो ऑब्जेक्ट को हम अलग कैसे कैसे मानेंगे? तो हमने कहा कि ए का जो नाम है ना वो राम है, और बी का जो नाम है ना वो मोहन है। हमने यहाँ पर जो इन दो ऑब्जेक्ट के जो नाम थे ना, ये जो दो ह्यूमन है ए और बी, इसका जो नाम था इसको ही हमने इसका आइडेंटिटी बना दिया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी वो गुण होता है जो एक ऑब्जेक्ट को बाकी सभी ऑब्जेक्ट से अलग करती है। ठीक, जैसे अगर व्यक्ति को हम ऑब्जेक्ट माने तो उस व्यक्ति के नाम को हम उसकी आइडेंटिटी कहेंगे। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि आप नाम को ही आइडेंटिटी बनाएं, आप उस व्यक्ति से संबंधित और भी कोई पहचान को, है ना, और भी कोई गुण को आइडेंटिटी बना सकते हैं। बस आइडेंटिटी वो गुण होता है जो एक ऑब्जेक्ट को बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग बताता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के प्रकार के बारे में। हालांकि ये जो आप अभी पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट के प्रकार, ये ना तो उतना इम्पोर्टेंट ही है, और यहाँ पर कुछ चीजें आपको आज के आज समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इनमें से कुछ चीजों का संबंध आने वाले क्लास से है। आने वाले क्लास में काफी डिटेल में डिस्कशन होगा, तो ही कुछ चीजें जो आज वाली जो चीज है वो आपको समझ में आएंगी। तो हो सकता है कि आपको 50-50% समझ में आए। तो 50% भी अगर आपको समझ में आता है और 50% समझ में नहीं आता है तो घबराना नहीं है। क्लासेस अभी आपका केवल दो ही, ये दूसरा ही क्लास है। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे तो वैसे वैसे सारी चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्ट के प्रकार, जिसमें से सबसे पहला है यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो यूजर के द्वारा बनाए गए क्लास के उपयोग से बनाए जाते हैं। जैसे हमने अभी कहा ना कि ह्यूमन एक क्या है, ह्यूमन एक क्लास है। अब ह्यूमन का जो है आपका डेटा होगा, आंख, कान, नाक, है ना, उसका जो है बिहेवियर होगा, है ना, जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना। ठीक है, तो ये हमने एक क्लास बनाया, खुद बनाए, हमने बनाया। अब इस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे मैंने कहा कि राम है और मोहन है, तो इस प्रकार से यूजर के द्वारा बनाए गए क्लास के उपयोग से जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इन ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता, है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट आवश्यकता को देखते हुए बनाए जाते हैं। जैसा हम लोग को प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट होता है, जैसा हमारा आवश्यकता होता है, उसके अनुसार क्लास बनाते हैं और फिर उस क्लास से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगला जो आपका ऑब्जेक्ट का प्रकार है वो है इनहेरिट ऑब्जेक्ट। ये हो सकता है भी आपको उतनी समझ में ना आए क्योंकि इसका संबंध इनहेरिटेंस से है। बस यहाँ पर कुछ ऐसे समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मान लीजिए एक क्लास है स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, और एक क्लास और है जो है आपका ग्रेजुएट स्टूडेंट। ठीक है, ग्रेजुएट स्टूडेंट ये एक दूसरा क्लास है। ये जो दूसरा क्लास है ना, ये इस पहले क्लास से निकल करके बना है या पहले क्लास की मदद से बना है। ठीक है, ये जो दूसरा क्लास है ग्रेजुएट स्टूडेंट, ये स्टूडेंट क्लास से निकल करके बना है। ठीक, तो यहां पर जो है ना हम लोग कहेंगे कि
ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो इनहेरिट हुआ है, निकला है, इनहेरिट हुआ है किससे? स्टूडेंट नाम के क्लास से। तो यहां पर क्या हो सकता है हम लोगों का ना, कि जैसे बोले कि स्टूडेंट क्लास में स्टूडेंट का क्या होगा? रोल नंबर होगा। अब ये रोल नंबर तो ग्रेजुएट स्टूडेंट में भी होगा, तो ये रोल नंबर जो है ना यहां से उठा करके यहां पर इस्तेमाल किया गया। यानी ग्रेजुएट स्टूडेंट में हम लोग जो है ये जो रोल नाम का जो आपका डेटा देख रहे हैं ये स्टूडेंट क्लास से उठा करके यहाँ पर या रीयूज करके यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो इस प्रकार के जो आपका क्लास यहाँ पर देख रहे हैं ना, जिसमें पहले वाले क्लास को हम लोग जो है पेरेंट क्लास बोलेंगे और दूसरे वाले क्लास को हम लोग जो है चाइल्ड क्लास बोलेंगे। ठीक है। ये इन दोनों में जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है। ठीक। तो यहां पर देखिए यहां क्या लिखा है डेफिनेशन में, ये ऑब्जेक्ट सुपर क्लास से गुण और व्यवहार को इनहेरिट करने की अनुमति देता है। यहाँ सुपर क्लास किसको बोल रहा है? ये पेरेंट क्लास को जो है ना, जो स्टूडेंट है इसको सुपर क्लास बोलते हैं, और ये जो चाइल्ड क्लास है ना, जो क्लास निकला है, इसको हम लोग जो है सब क्लास बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट सुपर क्लास से गुण और व्यवहार को इनहेरिट करने की अनुमति देते हैं। कहने का मतलब कि अगर हम लोग ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लास का अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि ये जो पेरेंट क्लास है, ये जो सुपर क्लास है, इसके डेटा को क्या कर रहा है? इनहेरिट कर लिया। यानी ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट में डेटा के रूप में क्या होगा? रोल नंबर होगा। लेकिन ये रोल नंबर आया कहां से? ये इस पेरेंट क्लास से, ये सुपर क्लास से आया। तो ये जो आप रिलेशनशिप यहाँ आप सब कुछ देख रहे हो ना, ये होता है आपका इनहेरिट ऑब्जेक्ट। हो सकता है अभी आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको याद रखना है, हम लोग आगे चल करके, काफी आगे चल करके हम लोग जो है एक चैप्टर पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस, वहां पर इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। अभी आपको मैं कितना भी कोशिश कर लूं, हो सकता है समझाने का आप समझ नहीं पाएंगे। समझ तभी पाएंगे अगर मैं इसमें आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा सा समय दूं। ठीक है। तो अभी हम लोग को बेसिकली जो है बस केवल ये जानना था कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने देखा कि एक इनहेरिट ऑब्जेक्ट नाम का भी एक ऑब्जेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कंपोजिट ऑब्जेक्ट। इसको भी हम लोग सामान्य उदाहरण से ही समझेंगे। ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें अन्य ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि पॉइंट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पॉइंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और एक और ऑब्जेक्ट है आपका सर्कल। तो पॉइंट भी एक ऑब्जेक्ट है और सर्कल भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम कहें कि ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट से मिलकर के बना है। ठीक। किससे मिलकर बना है? पॉइंट से मिलकर बना है। अब इस डेफिनेशन को पढ़िए, ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें अन्य ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं। तो सर्कल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें अन्य ऑब्जेक्ट, पॉइंट जो है इसमें क्या है? शामिल है। तो ये कैसे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे? कंपोजिट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो ये सर्कल ऑब्जेक्ट है ना, ये सर्कल ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट कहलाएगा? आपका कंपोजिट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि इस सर्कल नाम के ऑब्जेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट शामिल है। अगला है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, इसको साधारण भाषा से समझ लीजिए। ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी स्थिति को, यानी जिसका स्थिति मतलब स्टेट को निर्माण के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है, यानी चेंज नहीं किया जा सकता है। ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके स्टेट को हम लोग उसके बनने के बाद, निर्माण होने के बाद जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट को इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये था ऑब्जेक्ट का 4 प्रकार। आगे पढ़ना है हम लोग कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता, नीड एंड यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों आवश्यकता है ऑब्जेक्ट की? पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्ट का जो है नीड के बारे में जानना है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट एक मुख्य अवधारणा, अवधारणा मतलब कंसेप्ट, तो एक मुख्य कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट एक मुख्य कंसेप्ट होता है। और इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन या दो दो बार हो गया हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो इनकैप्सुलेशन, रीयूजेबिलिटी मतलब फिर से इसको इस्तेमाल करना, मॉड्युलैरिटी, पॉलीमॉर्फिज्म और कोड ऑर्गेनाइजेशन की अनुमति देते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस ऑब्जेक्ट के होने की वजह से हम लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये सभी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं, संभव हो पाती हैं, जैसे कि इनकैप्सुलेशन, रीयूजेबिलिटी, मॉड्युलैरिटी, पॉलीमॉर्फिज्म और
कोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कैसे संभव हो पाता है? ऑब्जेक्ट के चलते हो पाता है। अभी हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इनकैप्सुलेशन, यूजेबिलिटी, मॉडुलरिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब आगे के टॉपिक्स हैं। तो आगे के टॉपिक्स को जो है यहाँ पर जस्ट इस्तेमाल कर दिया गया है, इसलिए हो सकता है कि कुछ समझ में ना आ रहा हो। तो ये अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए आपको केवल याद करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर्स हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फिर आपको ये सारा चीज क्लियर होता चला जाएगा कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, रीजबिलिटी क्या होता है, मॉड्युलरिटी क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट का उपयोग करके डेवलपर्स, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, अधिक कुशल, रख रखाव योग्य और स्केलेबल कोड बना सकते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो प्रोग्रामर होता है वो ज्यादा जो है इफिशिएंट है ना, अधिक कुशल मतलब ज्यादा इफिशिएंट, और उसको हम लोग जो है मेंटेनेबल, उसको मेंटेन कर सकते हैं, स्केलेबल, उसका विस्तार कर सकते हैं, ऐसा कोड बना सकते हैं जो समझने में आसान है और बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल है। मतलब जैसे हुआ ना कि मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर का जो है 6 साल बाद उसका जो है उसमें कुछ और चीजें मुझको एक्स्ट्रा ऐड करनी है कि ये सॉफ्टवेयर अब ये भी काम करे, कुछ एक्स्ट्रा भी काम करे। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के इस्तेमाल से बना है, और अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के इस्तेमाल से बना है तो ऑब्जेक्ट तो उसमें होगा ही होगा। तो इस ऑब्जेक्ट के होने की वजह से क्या हो जाता है कि जो डेवलपर्स होंगे वो ज्यादा इफिशिएंट, ज्यादा रख रखाव योग्य और स्केलेबल कोड बना सकते हैं, जो कि भविष्य में बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल होता है। ठीक है। वही अगर हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये काम इतना आसान नहीं होता कि किसी पुराने कोड को तुरंत मॉडिफाई कर दें। पुराने कोड को मॉडिफाई करना जो है हमारे लिए जो है मुश्किल भरा काम होता है। तो बच्चों यहाँ खत्म होता है आपका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक काम आप जरूर कीजिएगा, आपके जितने भी मित्र ने कंप्यूटर साइंस लिया है उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।